स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग किया था, जिसमें गैगने ने ये चीज बताई थी कि लर्निंग की कुछ हायरार्की होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अगर रिमेम्बर है तो आपको, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं या अगर नोट्स भी नहीं बनाए हैं, क्लास अटेंड की है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। यही तो हमारा, देखो, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी कि गैगने के हिसाब से लर्निंग के ना कुछ पद होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो गैगने ने जब ये बोला कि लर्निंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, अब यहाँ पर गैगने एक स्टेप आगे जा रहे हैं एंड गैगने यहाँ पर बोल रहे हैं कि गैगने ने बोला है कि 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। व्हाट आर इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शन सभी को पता है, निर्देश काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? टीचर देगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर गैग ने इंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या बोल रहा है? गैग ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के बारे में ये बोल रहे हैं कि जब भी टीचर क्लास में एंटर करते हैं तो उस क्लास में एंटर करने से लेकर एंड बच्चे ने कितना पढ़ लिया, किस तरीके से पढ़ा, बच्चे को कितना समझ में आया है, उसके ना कुछ एक इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट से हमें गुजरते हुए चलना है। आज लास्ट क्लास में हमने लर्निंग के बारे में करा कि पढ़ते कैसे हैं। अब हम ये बात करेंगे कि पढ़ाने का क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। सबसे पहले आता है आपका गेन अटेंशन, ठीक है। अब सभी इस चीज को आप लेंगे एज अ टीचर जब आप क्लास में एंटर करते हो। गेन अटेंशन, गेन अटेंशन का क्या होगा यहाँ पर? मतलब सबसे पहले बच्चों की अटेंशन को गेन कर लो, यानी कि बच्चों का ध्यान आकर्षित कर लो। जैसे कि मैंने क्लास में आते ही आपसे कुछ भी चीजें बोली है कि चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, या अगर जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो कैसे रहता है? अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या किया? हमने बस अटेंशन ले ली है, ठीक है, ताकि बच्चों को पता लग जाए कि अच्छा टीचर आ चुके हैं एंड अब हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ मैंने बच्चों का ध्यान अपनी तरफ लेकर आई हूँ। इज इट ओके? अगर मेरी क्लास का भी ओपन एक्सेस हो, ठीक है, आप सब आ गए हो, जैसे एकदम से जब मैं एंटर करूंगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो अटेंशन होगा वो मेरी तरफ आएगा। ये बात आप मानते हो? ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या होगा? सेकंड, सबसे पहले जैसे कि हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, हरिओम ये साथ में हम शुरू करते हैं। अटेंशन मैंने गेन कर ली है। इसके बाद में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? इसके बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी आज की क्लास की, कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको ये बता दिया कि आज हम ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, बता दे, उद्देश्य बताना। थर्ड क्या होगा? थर्ड ये होगा स्टिमुलेट रिकॉल। इसमें क्या होता है? मैं आपको पिछले वाला भी याद दिला दूंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि आज हम गैगने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लर्निंग किया था। लर्निंग भी हमने किसका किया था? गैगने का ही किया था। यानी कि कहीं ना कहीं मैं दोनों चीजें रिलेट करके बताऊंगी आपको। इज इट क्लियर? जो हमने पहले पढ़ लिया है उसी से थोड़ा बहुत रिलेट करके, लिंक करके मैं आपको कनेक्शन बताना शुरू करूंगी चीजों के बीच में। सभी को क्लियर है? 3 स्टेप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ बात, फोर्थ में क्या होगा? प्रेजेंट स्टिमुलस, या फिर प्रेजेंट आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। कि अब इतनी सारी जब बातें हो चुकी हैं तो चलो अब मैं अपना पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। जो कि मेरा अभी वाला जो फेज चल रहा है, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूँ, यानी कि जो हमें पढ़ना था वो मैं आपको बता रही हूँ। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ होगा हमारा प्रोवाइड गाइडेंस। प्रोवाइड गाइडेंस में क्या होगा? बीच बीच में से मैं आपसे पूछती रहूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है इस टॉपिक में, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में गाइड भी करती रहूंगी। सिक्स्थ में क्या होगा? सिक्स्थ में ये होगा एलिसिट परफॉर्मेंस। एलिसिट परफॉर्मेंस का क्या मतलब होगा कि देखो, अभी क्या होगा? जैसे कि मैंने सारा बता दिया, उसके बाद में अगर आप मुझे कोई चीज बोलते हो कि इस चीज में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, वो तो हो गया हमारा प्रोवाइडेड गाइडेंस, कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ बीच बीच में। एलिसिट परफॉर्मेंस का मतलब क्या रहेगा? बीच बीच में मैं आपसे पूछती भी रहूंगी कि अच्छा ठीक है, मैंने आपको 6 स्टेप्स बता दी, अब आप मुझे बताओ कि पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, जिससे मुझे भी तो ये पता चले कि आप कितना याद कर पा रहे हो। प्रदर्शन का पता लगाना, जिससे मुझे क्या पता चलेगा? देखो, 6 स्टेप आपका पढ़ाते हुए फेज में ही होगा। जैसे कि अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आपसे पूछ लूंगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है समझ में,
ठीक है, अभी सिर्फ 6 स्टेप्स तक की अभी हम दोबारा चलते हैं। सबसे पहले मैंने अटेंशन गेन की, फिर मैंने ये बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि पहले हमने क्या पढ़ा था और किस तरीके से हम आज उसी चीज को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। फिर मैं क्या करूंगी, मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिफ्थ में मैं आपको गाइडेंस दूंगी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। सिक्स में मैं क्या करूंगी, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस पुट करूंगी जिससे मुझे ये पता चले कि आप कितना समझ आ रहा है आपको। जिस तरीके से मैंने उस चीज को प्रेजेंट किया कि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जितना मैंने बताया, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे एंड वो क्वेश्चंस का रिप्लाई आपने उस तरीके से नहीं किया या फिर आपने अच्छा भी किया, तो फिर मैं आपको फीडबैक भी दूंगी कि हाँ आपने अच्छा बताया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप और अच्छा बता सकते हो, या हाँ आपने सारी चीजें बता दी है बट आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, तो इस चीज का अगली बार आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, सेवंथ भी हो गया। अब क्या रहेगा, अब आ जाएगा हमारा 8 स्टेप। 8 स्टेप क्या होता है, असेस परफॉर्मेंस, यानी कि आकलन करना। मैं आपकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करूंगी, अभी ये वाला जो सैटरडे होगा, मैं इस सैटरडे को आपका एक टेस्ट लूंगी जिससे मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा आपको कितना समझ में आ रहा है। अब मैंने आपका टेस्ट ले लिया, कुछ टाइम के बाद में मैं आपका टेस्ट ले लूंगी, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। नाइन्थ में क्या रहेगा, एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। लास्ट जो मेरा स्टेप रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टेप में क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि जब आपने पढ़ भी ली है सारी चीज, आपके डाउट्स भी क्लियर है, आपने टेस्ट में भी अच्छा किया है, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसको रिटेन करके रखो, आप इसको याद करके रखो, एंड इस चीज को याद करने के बाद में ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करने का क्या मतलब होता है, आप इस चीज को अप्लाई भी करो अपनी असल जिंदगी में। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है मुझसे या आपने किसी से भी पढ़ी है इंग्लिश ग्रामर, आपके जो डाउट्स है आपके वो डाउट भी क्लियर हो गए हैं, ठीक है, इसके बाद में आपने टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ चुके हैं। अब टीचर का ये काम रहेगा कि वो चीज आपको याद रहे एंड अपनी लाइफ में भी आप इस चीज को अप्लाई करो, ट्रांसफर करो। ठीक है, जैसे कि मुझे बताओ कि जो भी आपने स्कूल में सीखा कहीं ना कहीं आप उस चीज को यूज कर रहे हो ना। जो अभी हम शब्द बना पा रहे हैं ये हमने स्कूल में तो सीखे हैं, ए बी सी डी से लेकर अभी हम एकदम से इतना बड़ा सेंटेंस, इतने बड़े जो शब्द रहते हैं हम कैसे पढ़ लेते हैं वो, क्योंकि हमने उस चीज को अपनी असल जिंदगी में अप्लाई भी किया है। इज इट क्लियर सभी को? ठीक है, सबसे पहले अटेंशन लिया, उसके बाद में मैंने ये बोला कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में मैंने बोला कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उससे रिलेट किया मैंने, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया है। बच्चे को कोई डाउट है तो मैं उसको गाइड भी कर रही हूँ, गाइड करने के बाद में मैं बीच बीच में बच्चे से मैं क्वेश्चंस भी पुट कर रही हूँ कि मतलब कि ऐसे ऐसे है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये सब चीजें। बच्चा सही करेगा या फिर सही नहीं बताएगा तब भी मैं उसको फीडबैक प्रोवाइड करूंगी ही करूंगी ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। एट्थ में क्या रहेगा, मैं बच्चे का आकलन करूंगी कि बच्चे का, जैसे कि मैंने टेस्ट ले लिया है काइंड ऑफ। नाइन्थ क्या रहेगा, बच्चा उस चीज को याद रखे एंड उसको ट्रांसफर करे, यानी कि उसको अपनी असल लाइफ में अप्लाई करे या फिर कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर, गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? कोई भी डाउट, शंका, परेशानी, दिक्कत है तो बताइए। नहीं, सबको क्लियर हो गया तो एक बार बता दो। ठीक है, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उन सभी को मेरी तरफ से हरिओम, प्रणाम, गुड इवनिंग। ठीक है, अपने अपने कैमरा आप खोल सकते हो वैसे। चलिए कर सकते हैं आगे। ओके, ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोलो टेक्सोनोमी के बारे में। ठीक है, सोलो टेक्सोनोमी, कोई इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं मुझे? नहीं, नहीं, ऐसा कैसे? मैम इज हाँ जी बोलो। मैम इज स्ट्रक्चर of observed learning outcomes or something. स्ट्रक्चर्ड ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग। Hello? यस यस, बोलो बोलो। Structure of observed learning outcomes. अच्छा, ये आपको पहले से पता था या फिर आपने देख के बोला है? No, ma'am, I knew it. ओके ओके,
नहीं, अगर आपने देख के भी बोला है ना तो भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं गया तो एटलीस्ट आपका ध्यान गया। तो वेरी नाइस, लिखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। outcome. ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं सोलो टेक्सोनोमी के बारे में। टेक्सोनोमी क्या होती है? टेक्सोनोमी होता है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं? जब कोई भी चीज हमें इतने ज्यादा वो मतलब कि टेक्निकल वे में जब हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम चीजों को तोड़ तोड़ के देखते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर करके देखते हैं कि पहले एक एक स्टेप समझ लेते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल भाषा में। एंड क्लासिफिकेशन को ही टेक्सोनोमी नाम दिया गया है। टेक्सोनोमी, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लूम्स की टेक्सोनोमी बताई थी, कोग्निटिव हमने किया था, अफेक्टिव हमने किया था, साइकोमोटर हमने किया था, वैसे ही सोलो टेक्सोनोमी है। द फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। वेरी इजी है, आप सब इस बात को रिलेट कर पाओगे। किसने दी है? ये दी है बिग्स ने दी है एंड कॉलिस ने दी है। केविन कॉलिस इनका पूरा नाम है, 1982 में दी है। ठीक है, इज अ पावरफुल ऑल्टरनेटिव टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है वैसे। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चांसेस है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का ऑल्टरनेटिव किसको बोला गया, तो सोलो टेक्सोनोमी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सोलो टेक्सोनोमी की फुल फॉर्म बस मैंने अभी तक बताई है, किसने दिया है बस वो बताया है, एंड ये किसका ऑल्टरनेटिव है सिर्फ मैंने ये बताया। ट्रिक्स मैं सभी के बता दूंगी, ट्रिक्स की टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिव। अच्छा, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ये नहीं तो ये आ जाए। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि पेपर 1 ईशा मैम पढ़ा रही है, मेरा ऑल्टरनेटिव कौन हो सकता है? कि कोई और पढ़ा रहा है, यही होता है बस ऑल्टरनेटिव, कि अगर ये नहीं है तो ये हो जाएगा, यही तो होता है सिंपल भाषा में, है ना? यही तो होता है। अब देखो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव की हमने बात क्यों बोली है, ध्यान से देखना। ठीक है, शिफ्ट क्या आया? while bloom while bloom focuses on types of cognitive complexity, solo focuses purely on the depth of a learner understanding। देखो, ब्लूम ने जो फोकस किया था वो कॉग्निटिव यानी कि इंटेलेक्चुअल पे ज्यादा फोकस किया, बौद्धिक क्षमता पर फोकस किया, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा। सोलो टेक्सोनोमी जो है, सोलो टेक्सोनोमी ये बोलती है कि लर्नर किस तरीके से समझ पा रहा है ना, उसकी गहराई को देखो। हर एक की समझ की गहराई रहती है ना, कि मैं इतना ही समझ सकता हूँ, मेरे समझने की क्षमता इतनी ही है, अगर इससे ज्यादा मैंने समझा तो निकल जाएगा मेरे दिमाग से। होता है ना ऐसा? तो सोलो टेक्सोनोमी में यही चीज बोली गई है कि लर्नर की यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो पढ़ना चाह रहा है, उसकी समझ की गहराई की बात बोली गई है सोलो टेक्सोनोमी में। ठीक है, अब देखो की क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है। की क्वेश्चन ये आप खुद से भी पढ़ लोगे जैसे ही मैं आपको इसकी 5 लेवल्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, 5 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो सिंपल भाषा में बता देती हूँ। ठीक है, बात करते हैं अभी हम। सबसे मैम पहले एक बार सोलो। और स्लाइड स्लाइड बैक कर देना एक बार। शिवम आप एक बार दोबारा से बोलना प्लीज। मैं कह रहा हूँ इससे प्रीवियस वाली स्लाइड कर देना एक बार। ओके ओके, लीजिए लीजिए। ठीक है, ये इससे प्रीवियस वाली स्लाइड है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। इस टेक्सोनोमी का, इस क्लासिफिकेशन का, इस वर्गीकरण का प्रश्न क्या है? क्या छात्र कुछ नहीं समझता, एक अलग बात समझता है, कोई असंबद्ध बातें, या यह है कि सब कुछ कैसे जुड़ता है? कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कैसे कैसे होगा। शिवम हो गया? कर सकती हूँ मैं? ओके ओके, ठीक है। अभी हम इसके 5 लेवल्स देखोगे तो आप इसके क्वेश्चन को समझ जाओगे। 5 लेवल्स क्या क्या दिए गए हैं सोलो के। सबसे पहले दिया हुआ आपको पूर्व संरचनात्मक यानी कि प्री स्ट्रक्चर। दिस इज द पॉइंट एंटायरली, नो रियल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ना प्री स्ट्रक्चरल है, यहाँ पर बच्चे के अंदर कुछ इतनी समझ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मैंने बच्चे से ये पूछा है कि पौधों को पानी की जरूरत क्यों होती है, तो वो मुझे रिप्लाई देंगे क्योंकि पौधे घर के बाहर होते हैं। क्या इन दोनों के बीच में कुछ लिंक है? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एक प्लांट को, एक पौधे को पानी की जरूरत क्यों होती है,
और एक बच्चा मुझे रिप्लाई कर रहा है क्योंकि पौधे या फिर जो प्लांट होते हैं वो घर के बाहर होते हैं इसलिए। क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक है? बन पा रहा है कुछ भी लिंक? No, ma'am. नहीं बन पा रहा है, कुछ भी लिंक नहीं बन पा रहा है। तो प्री स्ट्रक्चरल हमारी यही वाली बात बोलता है कि आपका वो वाला, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला फेज है या फिर फर्स्ट वाला एक टाइप है जिसमें क्या होता है, देखो लेवल्स की बात बोलेगी, ये हमारा एकदम फर्स्ट लेवल है जहां पर बच्चे को कुछ भी समझ नहीं है, नो रियल अंडरस्टैंडिंग, कुछ लिंक नहीं बना पा रहा है बच्चा। इज इट क्लियर? प्री स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर से पहले ही है, पूर्व। ठीक है, सेकंड देखिए यूनिस्ट्रक्चरल। यूनिस्ट्रक्चरल में क्या बोलता है? अंडरस्टैंड्स ओनली अ सिंगल आइसोलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, सिंपल भाषा में यूनि आ गया है, वैसे हिंदी में भी दिया हुआ है एक संरचनात्मक, एक यानी कि बच्चों को रिलेटेड कुछ एक ही पॉइंट पता होगा, यही तो होगा। जब प्री में कुछ भी नहीं पता है, यूनि में कोई एक पॉइंट पता होगा, हाँ या ना? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है। अगर मैंने बच्चे से ये पूछा है कि अगर मैंने बच्चे से ये पूछा है कि पौधे को पानी की जरूरत क्यों है, तो मुझे बच्चा ये बोल रहा है कि पौधा जो है पानी से ग्रो कर जाता है। लिंक है ना? लिंक है। पौधे में अगर आप पानी दोगे तो प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, लिंक है ना? बिल्कुल, यानी कि बच्चे को एक पॉइंट पता है यहाँ पर। चलो, अगर बच्चे को कुछ भी नहीं पता है उस चीज से रिलेटेड तो प्री स्ट्रक्चर हुआ है। अगर एक पॉइंट पता है जो समहाउ रिलेटेड है तो वो हो गया आपका यूनिस्ट्रक्चरल। देखा है ना? देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है बट कहीं ना कहीं एक आपको रिलेटेड पॉइंट मिल गया। ठीक है, थर्ड क्या होगा? थर्ड है आपका मल्टी स्ट्रक्चरल यानी कि बहुसंरचनात्मक, यानी कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता है। ठीक है, नो मल्टीपल अनरिलेटेड पॉइंट्स, क्वांटिटी ओवर कोहेरेंट क्वालिटी। देखो मल्टी स्ट्रक्चरल में क्या होगा, जब मैं बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी ना कि एक पौधे को पानी की जरूरत क्यों होती है, तो बच्चा पता है मुझे क्या रिप्लाई देगा? बच्चा मुझे यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स बता देगा बट शायद उनके बीच का रिलेशन ना बता पाए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बच्चे से पूछा कि प्लांट को पानी की जरूरत क्यों होती है, तो बच्चा मुझे बोलेगा कि क्योंकि प्लांट हरे होते हैं, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है, और प्लांट में जब पानी जाता है तो उनकी मिट्टी अच्छी ऑब्जर्व हो जाती है। यानी कि बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत सारे पता है, यहाँ पर बातों से आपको लग रहा है उसकी, बट इन सब के बीच में ना बच्चा रिलेशन नहीं बता पा रहा, एक लिंक नहीं बता पा रहा। समझ रहे हो मेरी बात? बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत सारे पता है कि मैम पौधे में फूल, कि पौधे में फूल भी आते हैं, ठीक है, पौधे में फूल भी आते हैं, अगर आप पानी दोगे तो पौधा हरा भी हो जाता है, बट लेकिन क्यों हो जाता है इतना लिंक बच्चे को नहीं पता है। पॉइंट्स तो बहुत सारे पता है। रिलेशनल, रिलेशनल में क्या रहेगा? रिलेशनल नाम से ही पता चल रहा है संबंध आत्मक, यानी कि बच्चे को पॉइंट्स भी बहुत सारे पता होंगे और इनके बीच का रिश्ता भी बहुत सारा पता। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन वही है आपका, यहाँ पर बच्चा किस तरीके से रिप्लाई करेगा कि मैम जब पानी पौधे के अंदर जाता है तो वो उसकी मिट्टी के बिल्कुल लास्ट सतह तक जाके उसकी जड़ में जाकर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट के फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है ग्रो करता है। क्या यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर चीज पता है, रिलेशन बता पा रहा है बच्चा? ये हो गया आपका रिलेशन। आप देख रहे हो कि बच्चे की जो समझ की जो गहराई है वो बढ़ रही है, हाँ या ना? पहले कुछ नहीं पता था, फिर एक पॉइंट पता चला, फिर 3-4 पॉइंट पता चले बट लेकिन रिलेशन पता नहीं चला, फिर फोर्थ में रिलेशन भी पता चली है, साथ में पॉइंट्स भी पता लग गए हैं। अब देखो, ठीक है, फोर्थ तक सभी को समझ में आ गया। एक आता है आपका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आपका जहां पर भी आ जाए, एक बात आप समझ लेना कि बहुत ज्यादा चिंतन वाली चीज, यानी कि जो चीज आपने देखी भी नहीं है, अगर उस चीज के ऊपर भी आप चिंतन कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, दैट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट वाली आपकी थिंकिंग हो चुकी है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, विस्तारित अमूर्त। यहाँ पर बच्चे से मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है बट मुझे बच्चा वो सारी चीजें तो बता ही देगा जो रिलेशनल तक के बच्चे ने बताई है, बट बच्चा मुझे यहाँ पर ये वाली चीज भी बता देगा कि मैम इस वजह से, अगर मैं एक और आपको बात बताना चाहूँ, एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सिर्फ एक यही बहुत बड़ा कारण है कि रेगिस्तान में पौधे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, एंड जहां पर पानी की हद से ज्यादा कमी होगी तो वहां पर सिर्फ वही प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो अनवांटेड होते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि आपने देखा कि मैंने बच्चे से क्या पूछा था एंड बच्चा मुझे रेगिस्तान के पेड़ों तक की बात बता रही है बच्चे।
इज इट क्लियर? स्टेप्स जा रही हैं ये एक एक करके, ठीक है? यहां तक कोई डाउट है? बताओ किसी को इन 5 के 5 में। मैम एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दो। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में क्या रहेगा? डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ में बच्चा यहाँ पर सोच पा रहा है, बहुत ही ज्यादा रिलेशनल तक की तो बातें सोच ही पा रहा है वो। यहाँ पर वो सब बातें सोच लेगा जो नॉर्मल बच्चे नहीं सोच पा रहे। एग्जाम्पल के लिए रेगिस्तान वाला एग्जाम्पल हो गया। हाइपोथेसाइज, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्लांट में पानी के साथ साथ में अगर इतनी ही अमाउंट में पानी दिया जाए तो शायद पौधा अच्छा ग्रो कर सकता है। बच्चे ने उस लेवल तक का सोच लिया कि अगर इतनी ही अमाउंट में पानी मिले तो, इतनी ही उसको सनलाइट मिले तो वो प्लांट अच्छा ग्रो कर सकता है। आप तो मानते हो कि हर एक चीज की जो अति होती है वो बेकार हो जाती है। तो पानी अगर आप ज्यादा ही दोगे पौधों में तो कहीं ना कहीं वे खराब भी तो होते हैं ना, देखे होंगे आपने। सनलाइट अगर ज्यादा ही पड़ जाए, पानी कम मिले तो सूख भी जाते हैं, होता है ना ऐसा। यानी कि एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में बच्चा वो सब चीजें भी सोच पा रहा है जो एकदम वो सिनेरियोज यहाँ पर सोच पा रहा है, उसकी समझ की जो गहराई है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियर सभी को? एकदम क्लियर है? किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, प्रणाम ज्योति, देख लिया है मैंने आपका मैसेज। चलिए करें शुरू, आगे करें। ठीक है, शुभम नेहा प्रिया तो खैर बाहर है। आप दोनों के कैमरास क्यों बंद हैं? बोल सकते हो अपने अपने कैमरास भी। चलो ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गई हमारी, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कोग्निटिव, अफेक्ट, साइकोमोटर, ये सब चीजें हो गई। गैगने की थियरी में हमने दो चीजें की है। फर्स्ट हमने हायरार्की ऑफ लर्निंग की है एंड सेकंड चीज हमने 9 लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की है। सोलो टैक्सोनॉमी, ठीक है, प्री स्ट्रक्चर वगैरह याद रखना। क्लियर रहेगा इतना? वैसे ये सब चीजें मुझे आपको लास्ट क्लास में ही करानी थी, ठीक है, बट लेकिन टाइम कम था थोड़ा। कर सकते हैं आगे, सेम वही सब चीजें हैं जो मैं करा चुकी हूँ वैसे आपको। ठीक है, चलो फिर आज का जो हमारा नया टॉपिक है, चलो पानी वानी पी लो, 2 मिनट सांस लो, ठीक है, फिर करते हैं कंटिन्यू। कर सकते हैं आगे। ठीक है, ओके ओके, इतना लंबा ब्रेक भी नहीं लेना है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। आज हम बात करेंगे टीचिंग इकोसिस्टम के बारे में। अच्छा, अभी तक टीचिंग समझ में आ रहा है सभी को? आज हमारी 3rd क्लास है, समझ में आ रहा है? ठीक है, धीरे धीरे आसान बन जाएगा। जब आगे बढ़ते रहते हैं ना तो प्रीवियस थिंग थोड़ी सी इजी लगने लग जाती है, तो उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। द टीचिंग इकोसिस्टम, सिंपल भाषा में बोलो तो टीचिंग के बस एनवायरनमेंट की बात करी गई है यहाँ पर, सिंपल भाषा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ क्या क्या होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कौन रहेगा? टीचर रहेगा। सिंपल सिंपल भाषा में, इतनी ज्यादा सिंपल भाषा में बोलो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए किस पर डिपेंड है? टीचर के ऊपर है। स्टूडेंट डिपेंड है तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? स्टूडेंट ही हुआ। सिंपल भाषा है, बिल्कुल सिंपल है ना? यही तो हुआ है। अगर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए टीचर पर डिपेंड है तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हुआ वो स्टूडेंट हुआ, सिंपल बात हो गई। टीचर नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो गया। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हो गया? इंटरवीनिंग वेरिएबल कुछ नहीं है, आपका सिलेबस हो गया। वो सभी चीजें जो आपको पढ़ाने में हेल्प करेगी, बस आता नहीं है वैसे, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो सिलेबस, करिकुलम हो गया आपका, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, क्या क्या आप टेक्टिक्स यूज कर रहे हो,
वो सभी चीजें आपकी इंटरवीनिंग वेरिएबल में हो जाएंगी, यानी कि जो बीच का काम करती है। इज इट क्लियर? ओके, देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका टीचर है, ठीक है, यहाँ पर और आपका स्टूडेंट है, ठीक है, ये जो स्टूडेंट है ये टीचर से पढ़ना चाहता है। कौन पढ़ना चाहता है? स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट हो गया आपका डिपेंडेंट। सिंपल भाषा में स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड है ना पढ़ने के लिए, तो स्टूडेंट डिपेंडेंट हुआ। टीचर डिपेंड नहीं है तो इसलिए यहाँ पर टीचर जो हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इंटरवीनिंग हो गया आपका बीच का, यानी कि जो चीज इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना पा रही है, एक पुल बना पा रही है, वो ब्रिज क्या होगा? सिलेबस होगा। जो मुझे आपको पढ़ाना है वो टैक्टिक्स होगी, जो मैं यूज कर रही हूँ वो इंस्ट्रक्शनल वाली चीजें रहेंगी जिसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वो मटेरियल्स, नोट्स, पीपीटी, हर एक चीज, यूट्यूब के लेक्चर्स हो गए आपके, हर वो चीजें हो जाएंगी जो मध्यस्थ चर है, ठीक है, शिक्षण की विधियां। इज इट क्लियर? सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, करें? चलो ठीक है, अभी हम बात करेंगे द कंटिन्यूम ऑफ टीचिंग के बारे में। अच्छा, आज हम बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है। जो थोड़ा सा मैंने जब हमारा फर्स्ट सेशन था, जो इंट्रोडक्शन वाला जो हमारी एक क्लास रही थी, एक सेशन रहा था, उसमें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया था। मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने अटेंड किया है उनको कुछ को याद रहेगा, थोड़ा शायद भूल गए होंगे, आज हम दोबारा से देखने वाले हैं वो सभी चीजें। देखो, याद रखना कि लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपके 3 ही लेवल आते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आप बोलोगे तो ऑटोनोमस लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या है? ऑटोनोमस डेवलपमेंट जो है ये वो चीज है जो बच्चा खुद से करता है, यानी कि जो होती है ना, जो हमारी जो पेरेंट्स जो हमें थोड़ा सा नर्चर करते हैं जब हम बोर्न होते ही हैं, जो हमें उस लेवल के लिए प्रिपेयर कर देता है कि मेमोरी लेवल तक भी हम जाए, वो सब चीजें आप समझ सकते हो। ऑटोनोमस, स्वेत विकास, तो ये आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग में नहीं आता है, बट लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या होता है, जो बच्चा खुद से कर, वो सभी चीजें देख रहे हो, कुछ लेवल नहीं आई, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज मेमोरी लेवल के बारे में, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये किसने दिया है? ये हमारा दिया है मॉरिस एल वीगे ने, ठीक है, मॉरिस एल वीगे ने। ये आप कैसे याद रखोगे? ट्रिक अभी बता दूं? अभी बता दूं क्या ट्रिक? चलो अभी बता दूं। अच्छा, किस किस को याद है? मेरे ख्याल से शिवम ही है बस, पुराने तो वैसे उन्होंने भी बहुत पहले पढ़ा था, बहुत ही पहले। कुछ याद आ रहा है शिवम? बहुत ही पहले पढ़ा था आपने भी, याद आ रहा है? हाँ जी बताइए, बिल्कुल। वो था ना मैम, इसका ट्रिक बतानी है, हाँ मॉरिस एलबीगी की। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? हाँ याद तो आ रहा है, मोरी मैया करके था ना कुछ। मोरी मैया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, द कंटिन्यूम ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग है। आप सभी मानते हो कि सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो माँ होती है, ठीक है। जब पहली गुरु ही माँ होती है तो उस लेवल तक जो बढ़ाने का जो काम रहेगा वो भी कौन करेगी? वो माँ करेगी। और माँ से मैंने इसको इस तरीके से बोला कि मोरी मैया करेगी, एंड मोरी मैया से आप मोरिस एलबी के याद रख सकते हो, मोरी मैया से बस मोरिस याद रख लेना, याद रहेगा कि मोरी मैया ने लेवल्स ऑफ टीचिंग दिए हैं। पहली गुरु तो माँ होती है ना, सिंपल बात है, पहली गुरु माँ होती है, एंड मोरी मैया ने ही मुझे लेवल्स ऑफ टीचिंग दिया कि किस किस लेवल तक बढ़ा दिया। देखो यहाँ पर है आपका थॉटफुल ऑपरेशंस, ये जो तीनों की तीनों जो लेवल है ये आपके विचारशील है। क्या है? विचारशील है, यानी कि थॉटफुल है, विचारशील है, यानी कि यहाँ पर बच्चे का जो विचार है वो किस तरीके से डेवलप होता है, बच्चे की थिंकिंग किस तरीके से डेवलप होती है, इस बारे में इन्हीं सिर्फ इसी चीज को देखकर ही हमने इसको 3 लेवल्स पर डिवाइड किया। आप देख सकते हो मेमोरी लेवल में कुछ नहीं है, बस एक बॉक्स बना दी, यानी कि बच्चे को बस कुछ नहीं है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग लेवल में यहाँ पर बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा इससे तो कुछ और भी तो बन सकता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में आप देख रहे हो यहाँ पर उतना दिमाग लगा लेगा बच्चा,
धीरे धीरे देखेंगे अभी कि क्या सब चीजें होने वाली। ग्राउंड जीरो ऑटोनोमस लेवल, ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। छात्र केंद्रित स्तर है। यह माना जाता है कि बौद्धिक विकास प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो खुद बस अपने से ही सीख लेता है थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल के लिए जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, कुछ टाइम के बाद में ना उसको एक समझ में आ जाता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। कोई अनजान आता है तो उनके पास में वो जाता भी नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको पता लग जाता है कि हाँ, सिर्फ उतनी ही समझ आती है। बच्चा यहाँ पर अपने लेवल पर डेवलप कर रहा होता है। या फिर आप देखोगे कि ना बच्चे को ना अपने टॉयज के बारे में, अपने खिलौनों के बारे में भी इस लेवल पर पता लगने लग जाता है, थोड़ा बहुत लग जाता है ना पता कि हाँ वो ये तो मेरा खिलौना है। होता है ना ऐसा। तो थोड़ी थोड़ी सब चीजें जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट में होती है, इसलिए यहाँ पर टीचर का कोई रोल है ही नहीं, इसलिए मैंने आपको ये नहीं कराया। अब देखो, अब हम बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि फर्स्ट लेवल है, MLT, स्मृति स्तर। प्रोपोनेंट कौन है? जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट। कैसे याद रखोगे? इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ हर्बर्ट भी याद रख लोगे तो ठीक रहेगा। कैसे याद रखोगे? ट्रिक बता दूं अभी? मेरी मेमोरी में ना वो हर बार रहता है, ये हर बार रहती है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप इस चीज को। मेरी मेमोरी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा पर्सन है कि मेरी मेमोरी में ना वो हर बार रहता है। इसलिए मैंने क्या बोला कि मेरी मेमोरी में वो हर बार रहता है। एंड हर बार से हर्बर्ट तो आप याद कर ही लोगे, कर लोगे ना याद। मेरी मेमोरी में वो हर बार रहता है। हर बार जब भी उसके बारे में सोचती हूँ, फिर सोचता हूँ, कुछ ऐसा हो जाता है। किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। इज इट क्लियर? वेरी इजी ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अभी देखो, इसका मैं ये बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ आप ये पिक्चर देखो। इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। बच्चा जो है ना एक ड्रोर की तरह है। यहाँ पर जितना भर रहे हो ना, बच्चा बस भर रहा है, ठीक है, भर दिया ना आपने। ज्यादा भरोगे तो बाहर भी निकल जाएगा। एंड छोटे बच्चों के साथ में भी तो यही होता है, जितना आपने पढ़ा दिया, जितनी उसकी क्षमता है उतना तो वो रख लेगा, पर जो उसकी क्षमता नहीं फिर वो भूलता भी जाएगा, वो निकालता भी जाएगा। मेमोरी लेवल सिंपल भाषा में यहाँ पर होगी बच्चे की रट्टाफिकेशन। जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि ए फॉर एप्पल ही क्यों है, टीचर ने बोल दिया तो हाँ है। बी फॉर बॉय ही क्यों है, बच्चा नहीं पूछेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर सिर्फ रटने के ऊपर काम करता है। बच्चा यहाँ सिर्फ रट रहा है, सिर्फ याद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर बच्चा समझेगा नहीं। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी यही चीजें दी गई है। अब देखो, अब मैंने जब इतनी सारी चीजें बता दी कि बच्चा यहाँ पर रट रहा है, बच्चा यहाँ पर समझ ही रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि स्टूडेंट सेंटर्ड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? जब बच्चा खुद से काम करता है ना, जब बच्चा खुद से अपने एफर्ट्स लगाता है, या फिर जब बच्चा खुद पे फोकस ज्यादा करता है, वो होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड। बट यहाँ पर काम कौन करा रहा है? टीचर करा रहा है। टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने रटवाया, टीचर ने सब चीजें बताई, तो ये हो गया आपका टीचर सेंटर्ड। इज इट क्लियर? लोवेस्ट कोग्निटिव लेवल, ठीक है, शिक्षक केंद्रित होता है। विचारहीन और न्यूनतम संज्ञानात्मक स्तर। कोग्निटिव, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोग्निटिव का मतलब होता है हमारी बौद्धिक जो क्षमता होती है। साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर बच्चे की बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं होगी। होगी यहाँ पर? नहीं होगी, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए। फिर क्या होता है यहाँ पर? क्या रहता है यहाँ पर? हमारा ना एक तरीके से बाहरी अभिप्रेरणा होती है, बाहरी मोटिवेशन होता है। इस लेवल पर आप मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई नर्सरी LKG क्लास का बच्चा है एंड वो खुद से बोले कि हाँ आज तो ना मुझे पढ़ना है, वो क्योंकि मुझे जज बनना है। क्या वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। यहाँ पर जो मोटिवेशन होगा वो बाहर से आएगा। यहाँ पर मम्मी बोली कि ना बेटा होमवर्क कर लो, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी, यही तो होगा। यानी कि यहाँ पर पढ़ने का जो मोटिवेशन है वो भी बाहर से ही आएगा। इज इट क्लियर सभी को? सिंपल भाषा में है, ठीक है। मेंटल ट्रैकिंग फोकस, मेंटल ट्रैकिंग फोकस, इसका क्या मतलब है? यानी कि यहाँ पर ना टीचर का फोकस ये रहता है कि ना बस बच्चे का ना थोड़ा सा ध्यान आए और बस वो उसको याद करा दे। समझ तो बाद में भी लेगा, अभी बस वो याद कर ले। स्टूडेंट जो है फैक्ट्स को याद कर लेगा, फॉर्मूला पढ़ लेगा, ये सब चीजें वो पढ़ लेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं होगी। नो अंडरस्टैंडिंग।
इज इट क्लियर? मेमोरी लेवल सभी को क्लियर है? अब आप इस पिक्चर को समझ जाओगे कि बच्चा यहाँ पर भरे जा रहा है कि ए फॉर एप्पल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। पर जब ज्यादा भर जाओगे ना तो फिर वो बाहर भी निकाल देगा, भाई इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है पढ़ना, मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर इससे ज्यादा आप पढ़ोगे तो पुरानी चीजें मैं भूलता ही जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो इस लेवल पर जो बच्चा होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रॉर, ड्रॉर की तरह होता है। ड्रॉर में लिमिटेड सामान ही आप रख सकते हो ना, उतना ही आप भर सकते हो बच्चे के दिमाग में। ठीक है, इतनी क्षमता होती है बच्चे की यहाँ पर। ओके, देखो एंड इसके अभी आप स्टेप्स लिख लो प्लीज। सबसे पहला क्या रहेगा? सबसे पहला यहाँ पर रहेगा रिमेम्बरिंग। क्या रिमेम्बरिंग मुझे बताने की जरूरत है? शिक्षण, यानी कि सबसे पहले तो जो मैंने बता दिया ना, बच्चा उस चीज को थोड़ा बहुत याद कर ले कि अच्छा ये करा है, फिर रिटेंशन, उसको लंबे टाइम तक के लिए याद रखे। रिकॉल, जब टाइम आए तो उसको याद करके उसको बता भी दे, रिकॉल कर दे। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्या होता है? यानी कि अभिज्ञान, देख के पता लगाना कि इस चीज के बारे में बात हो रही है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैंने पढ़ाई है फ्रूट्स नेम, रिमेम्बरिंग। ठीक है, रिटेंशन में क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि बच्चा फ्रूट्स नेम को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा? रिकॉल में क्या होगा? जब मैं बच्चे से ये पूछूं ना रिकॉल के बारे में कि चलो मुझे फ्रूट्स नेम बताओ, तो बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा फ्रूट्स नेम क्या होते हैं। अच्छा फ्रूट्स नेम पूछे हैं मैम आपने, तो मैंगो होता है, एप्पल होता है, बनाना होता है। बच्चे ने यहाँ पर रिकॉल भी कर लिया। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन में क्या होगा? अगर मैं बच्चे को जस्ट उसकी मैं फोटो दिखा दूं किसी भी फ्रूट की, तो बच्चा देखकर समझ जाए कि अच्छा फ्रूट्स की बात हो रही है, फ्रूट्स में भी किस फ्रूट की बात हो रही है, बच्चा उस चीज को देख के बता दे, रिकॉग्नाइज कर सके। इज इट क्लियर सभी को? चारों स्टेप्स प्लीज लिख लेना, मेमोरी लेवल है ये। ठीक है, रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। याद रहेगा सभी को? थक तो नहीं गए हो? सच सच बताओ। अच्छा ऐसा नहीं है, आप सब ना अपने साथ में स्नैक्स वगैरह कुछ लेके बैठ सकते हो। ठीक है, चाय वाय लेके बैठ जाएगा, कुछ और पीना हो, कुछ और पसंद हो, वो सब चीजें आप लेकर बैठ सकते हो क्लास में, सीरियसली। ठीक है, क्योंकि थक जाते हैं, इंसान ही तो है हम। खाते खाते पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ लो। ठीक है, एकदम चिल हो गए पढ़ो। ठीक है, कुछ भी मैक्रोनी पास्ता लेकर आना है, लेकर आ जाओ, पढ़ लो, बस आराम से पढ़ लो। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगे कि आज मेरा लंच स्किप हो गया एंड अभी मेरी क्लास है, तो क्लास के बाद होगा, नहीं क्लास में लेकर बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है। अभी तो आपने पुराने वाले नहीं देखे, वरना पुराने वाले ना क्लास लेते लेते वो खाना बना रहे होते थे प्रॉपर। अभी वो लड़की मतलब क्लास उसने ज्वाइन नहीं किया, जब वो ज्वाइन करे तो फिर मैं बताऊंगी आपकी वो कौन है लड़की। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी है। ओके, मेमोरी लेवल इज क्लियर? थक तो नहीं गए? सच सच बताना। ठीक है, ब्रेक चाहिए क्या किसी को? अगर आप लोग थक गए हो तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ ब्रेक, मतलब ऐसे मत करना कि सब लोग कह रहे हैं कि पढ़ा दो बट हम थक गए हैं, कोई एक भी थक गया तो बोल सकते हो। नहीं करे फिर आगे? चलो ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं लेवल 2, मेमोरी लेवल के बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आप इमेजिन करो 7th 8th क्लास के बच्चे को। ठीक है, यहाँ पर बच्चा समझना शुरू कर देगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। चलो भाई, ये किसने दिया? ये दिया हमारा H.C. मोराइसन ने। कैसे याद रखोगे? ट्रिक बता दो इसकी भी। देखो आप अपनी तरफ से भी आप ट्रिक बता सकते हो, बट लेकिन ट्रिक में बता, अगर मैं इसकी मोरी मैया करूँ, नहीं, यहाँ पर हम फोकस करेंगे सन के ऊपर। देखो बेटे को समझना जरूरी तो है, तो सन और अंडरस्टैंडिंग आप रिलेट कर सकते हो, है ना? अपने बेटे को समझना जरूरी है ना। सन, मोरिसन का सन, मोरिसन मेरा, मेरे सन को समझना बहुत जरूरी है, मेरे बेटे को समझना जरूरी है। इसलिए आप हर किसी के प्रोपोनेंट याद होने बहुत जरूरी है, मैं इसलिए ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, कि सन को समझना बहुत जरूरी है। सन भी किसका? मेरा, मेरा जो बेटा उसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेचर। नेचर में क्या रहेगा? ये रहेगा आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी कि टीचर जो रहेगा सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट के थ्रू ही आपको पढ़ाएगा, इंपॉर्टेंट बात है।
बच्चे का यहाँ पर भी जो फोकस रहेगा ना, बच्चे का यहाँ पर फोकस ये रहे कि मुझे इस सब्जेक्ट में तो अच्छा होना। अच्छा आपने देखा होगा जब आप 6th 7th 8th में थे ना, तो आप ये पूछते थे कि तेरा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, पूछते थे ना आप लोग। मतलब मैंने तो किया ये काफी ज्यादा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो ये है, यानी कि बच्चे का फोकस इस पे रहता था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है एंड मुझे इसी सब्जेक्ट में मार्क्स भी अच्छे ही लेकर आने हैं। एंड उसी सब्जेक्ट के टीचर से हम ज्यादा पढ़ते भी थे, हाँ या ना? होता था ना, ये सबके साथ में होता था। यानी कि इस लेवल पे हम थोड़ा सा सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाएंगे एंड यहाँ पर थोड़ा सा हाँ विचार तो होने लग जाएगा, यानी कि थॉटफुल होने लग जाएगा। इनसाइट प्लस मेमोरी, इनसाइट प्लस मेमोरी का क्या होगा मतलब, यानी कि हम यहाँ पर याद भी कर लेंगे, मेमोरी भी कर लेंगे, प्लस में इनसाइट यहाँ पर हम थोड़ा सा समझना भी शुरू कर देंगे, याद भी करना समझना भी। इज इट क्लियर सभी को? चलो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, अभी तो बताया मैंने। सब्जेक्ट की मास्टरी पर बच्चे का भी ध्यान रहता है, टीचर का भी ध्यान रहता है, बाय सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रियल लाइफ एप्लीकेशंस। सिंपल भाषा में यहाँ पर बच्चे का ध्यान रहता है कि मुझे इस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, कि मुझे इंग्लिश में अच्छा बनना है, मुझे मैथ्स में अच्छा करना है। एंड इन सबको अच्छा करने के बाद में मैं क्या इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? आइडिया समझ में आ गया, नेचर समझ में आ गया, बताओ सभी को? ठीक है, अब देखो सिंपल भाषा में अभी हम करेंगे ये, इसके स्टेप्स प्लीज याद रख लेना। इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है? ओके, फर्स्ट स्टेप आता है आपके पास में एक्सप्लोरेशन, यानी कि अन्वेषण। एक्सप्लोर क्या होता है? एक्सप्लोर क्या होता है? खोजना, खोजना। एक्सप्लोरेशन। ओके, और कुछ दिमाग में आ रहा है तो एक्सप्लोर? अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना, मतलब मुझे ये इसको भी देखना है। ठीक है, और? एक्सप्लोर करना मतलब कैसे? ठीक है, और? अलग अलग चीजों के बारे में जानना। ठीक है, और? और कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। अच्छा अगर ये लगता है कि जैसे क्वेश्चन पुट करे तो कैमरा बंद कर लेते हैं जिससे मैं नहीं पूछूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कैमरा बंद करते हैं ना सीरियसली मेरा उनके ऊपर ध्यान ज्यादा जाता है, पता नहीं क्यों। जब ये कैमरे खुले रहते हैं ना, पता नहीं उनके ऊपर मेरा ध्यान कम जाता है, बल्कि कि अच्छा कैमरा खुला तो हुआ है यानी कि चलो ठीक है, बट जिन्हें कैमरा बंद होता है उनके ऊपर तो मेरा ध्यान जाता ही जाता है। ठीक है, और कुछ लग रहा है एक्सप्लोर? ठीक है, सिंपल भाषा में एक्सप्लोर जानना, जानना सिंपल, कुछ नहीं करना आगे, जानना। कोई भी चीज है वो आप जान रहे हो, ठीक है? जानने के बाद में आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, सिंपल प्रेजेंट सभी को पता है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का क्या मतलब होगा? एसिमिलेशन का मतलब ये होगा कि जो हमने पहले पढ़ लिया है क्या उससे रिलेट करके हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए कि जब आपने टेबल्स सीखे तो फिर आपने देखा कि टेबल सीखने के बाद में, ठीक है, क्या मैं इस चीज को प्लस मतलब कि प्लस से कंपेयर कर सकती हूँ क्या? मल्टीप्लाई को हम हमेशा प्लस से कंपेयर करते हैं ना, और डिवाइड को माइनस से करते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं को हम ये चीज दिमाग लगाते हैं ना कि क्या इस नॉलेज को पहले वाली चीज से हम रिलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ में, ठीक है? कि आज जो हमने पढ़ा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हमने कुछ ऐसा पढ़ा, या फिर कुछ दिन पहले मैंने इस तरीके का कुछ मैंने ऐसा देखा था। इज इट क्लियर? चलो भाई, तीन चीजें हमारी हो चुकी हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है कि चीजों का आपने ऑर्गेनाइज करके रख दिया, यानी कि जब आपने ये भी देख लिया कि इस चीज का लिंक जो हमने पहले पढ़ा क्या उससे है, जब आपको इतना पता चल गया तो आप इस चीज को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हो, यानी कि आप ये देखने लग जाते हो, कैटेगरी बनाने लग जाते हो, यानी कि अच्छा हाँ पढ़ तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड ही रहे हैं, बट कल हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा, ठीक है? लर्निंग के बारे में पढ़ लिया, उससे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं जो गैग ने नहीं दी थी हमने फिर उसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ लिया। बट ये दोनों चीजें दी तो एक नहीं है, बट ये सिमिलर नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है? एक ही पर्सन ने दिया बट मैंने उसको ऑर्गेनाइज करके रख दिया। फिर हम थोड़ा सा अभी हम आगे आगे जाएंगे, फिर हमने देखा कि अच्छा लेवल्स ऑफ टीचिंग है,
अच्छा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, है तो तीनों की तीनों लेवल सी, बट इनको भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है कि नहीं, मेमोरी लेवल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है अंडरस्टैंडिंग से। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। रेसिटेशन क्या होता है, याद रखना, बस डिसाइड करके रखना। क्लियर? ठीक है। सभी स्टेप्स सबसे पहले तो मैंने जान लिया, जानने के बाद में फिर मैंने प्रस्तुत कर दिया, प्रस्तुत करने के बाद में जो मैं अब पढ़ रही हूँ मैंने उसको पहले वाले से रिलेट कर दिया। रिलेट करने के बाद में मैं ये देख रही हूँ कि क्या मैं इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ, कुछ में इसको ऑर्गेनाइज वे में रख सकती हूँ, हाँ या ना, कुछ इस तरीके से हमने देख लिया। रेसिटेशन, फिर इसको याद करना, एंड जब इसकी जरूरत पड़े तो फिर इसको यूज भी करना। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बच्चे की जो नॉलेज है कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा रिलेट भी कर पा रहा है जो पुराना पढ़ा है, प्लस यहाँ पर बच्चा उसको ग्रुप में डिवाइड भी कर पा रहा है। क्लियर हो गया सभी को? चलो, याद रहेगा? ट्रिक बता दूं इसकी? ट्रिक बता दूं? चलो, सबका पहला पहला ही वर्ड लेंगे। चलो यहीं पे देख लो। एक्सप्लोरेशन का मैंने एक्स ले लिया है, प्रेजेंटेशन का मैंने पर ले लिया है, एसिमिलेशन का मैंने ऐसी ले लिया है, ऑर्गेनाइजेशन का मैंने और ले लिया है, रेसिटेशन का मैंने रेसिट ले लिया है। कुछ ट्रिक याद आ रही है किसी को जिसने पढ़ा है पहले? ओनली शिवम, और कोई है ही नहीं। कुछ याद आ रही है शिवम ट्रिक इसकी? आ रही याद? बहुत ही बढ़िया, मतलब कि आपने ये जनवरी में पढ़ा था, स्टिल अगर आपको अब तक भी याद है ना भाई, क्लैप बनती है आपके लिए तो। बहुत ही बढ़िया। हाँ सीरियसली, क्योंकि आफ्टर 7 मंथ्स अगर याद है, ट्रिक्स याद है, तो बहुत बड़ी बात है। बताइए शिवम। थोड़ी बहुत याद है पर मेरे को रिकॉल करने दो एक बार। ठीक है, ओके ओके। सिंपल भाषा में मैं आपको, देखो मेरी जो क्लास है मैंने आपको बोला कि मैं लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल से ही बताने वाली हूँ जो सबके साथ में होता है। किसी ने आपसे पूछा कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, तो आपने बोला कि मेरी जो एक्स है ना उस पर हाँ औरों बताइए। की नजर थी। होता है ना ऐसे कभी कभी कि एक्स पर ऐसी औरों की नजर थी। ट्रिक यही है। ब्रेकअप क्यों हुआ? एक्स से एक्सप्लोरेशन पर, देखो एक्स पर ऐसी औरों की रेसिट थी। रेसिट नजर को भी बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको याद कर लोगे। एक्स से एक्सप्लोरेशन, पर से प्रेजेंटेशन, ऐसी से एसिमिलेशन, और से ऑर्गेनाइजेशन, एंड रेसिट से रेसिटेशन। ट्रिक याद हो गई? मेमोरी लेवल, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग लेवल की, हाँ या ना? फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स लिए हैं बस मैंने, छोटे छोटे वर्ड्स लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग किसने दिया है? बेटे को समझना है आपने, मोरिसन सन ने दी। एंड अपने सन से पूछ रहे हो ब्रेकअप क्यों हुआ, तो एक्स पर ऐसी औरों की रेसिप थी। इज इट क्लियर सभी के लिए? ट्रिक्स भी क्लियर है? मेरी ट्रिक्स ऐसी ही रहती है, मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है। मैं ज्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं, नहीं भाई। मैं कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज बता दो जो फिर आपको याद ही ना रहे, तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स अच्छी लगी? अभी तक जो जो बताई है सब फनी ट्रिक्स होंगी कि क्या ट्रिक बना दी है ये। सीरियस ट्रिक में से याद भी नहीं रहने वाली है, आई एम डैम श्योर। मैं सीरियस ट्रिक्स बना दूंगी बट वो फिर आपको याद भी नहीं रहने वाली कि अच्छा पढ़ा तो था बट ट्रिक ही याद नहीं आ रही है। ट्रिक तो वो होती है ना जो एकदम याद आए। ट्रिक में भी अगर सोचना पड़ रहा है फिर कैसे ट्रिक? ठीक है, सो याद रख लेना। चलो, अभी आप लोग 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर हम करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, करेंगे तो जरूर। तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एनीथिंग? नहीं, ऐसे ही ठीक है, बिना बिना पूछे? अच्छा, कोई बात नहीं। जिनको लगे कि हाँ ब्रेक हो चुका है, ठीक हो गया इतना, तो बता दें। अच्छा, शिवम के पढ़ सकते हैं। ज्योति, नींद आ रही है आपको आज? नहीं? ओके।
तो हुआ है ना ज्योति? मैम मैं 3 बजे सोई थी, फिर मैं अब उठी, एकदम से उसकी क्लास याद आई। अरे 3 बजे तो मत ही सोया करो क्योंकि उठते ना एकदम से फिर क्लास नहीं हो पाती, जो सच है बात, है ना? ये सबके साथ में होता होगा। ठीक है, करें आगे? हाँ जी, ओके। बाकी सब भी नींद तो नहीं आ रही है? पक्का करें? अदिति बैक करें शुरू? ठीक है, प्रिया ऑल्सो, दीक्षा कर सकते हैं शुरू? ठीक है, उसे परमिशन मिल चुकी है मुझे, कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेवल है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रोपोनेंट को याद करना क्या है, मॉरिस पी हंट। इतने बड़े बड़े नाम नहीं याद रखने हैं, मैं ट्रिक बता रही हूँ, नाम से पता चल रहा है। देखो हंट क्या होता है, हंट किस तरीके से हंटिंग की तरह याद कर सकते हो, शिकार सुना होगा ना सभी ने कि हंटिंग करना है। हंट किस तरीके से करना है, रिफ्लेक्टिव वे में करना है। अगर कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो वो इस तरीके से याद कर सकता है कि चिंतन करने के बाद में ही तो हंट करोगे, कहीं भी तीर नहीं लगा देना है ना, ऐसे चिंतन करके हंट करना है। और अगर कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है तो रिफ्लेक्टिव, यानी कि हंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट डाल दे भाई कि क्या हंटिंग करिए। इट इज क्लियर? प्रोपोनेंट तो याद हो ही जाएगा। चलो ठीक है, मेमोरी लेवल सभी ने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी सभी ने पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर से? रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे ही लेवल का है वैसे, जिस लेवल पे अभी हम हैं। क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर से? कुछ भी लगाओ दिमाग, थोड़ा बहुत तो लगाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? एक आदमी था, है ना, बस उसने हाथ में कुछ सामान लिया हुआ था। ये क्या खाई है क्या, ऐसा कुछ? अरे कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, गलत ही बता दो। गलत देखो, गलत तो कुछ नहीं होता, अपनी बात तो रखो, बट एटलीस्ट मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या क्या आ रहा है इस पिक्चर को दिमाग में लेके। डेली डेली अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके रख रहा है। ठीक है ज्योति, क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के? रिपीट नहीं करना, हाँ मैम थोड़ा जो थोड़ा नॉलेज है बताना। उनको डीपली अंडरस्टैंड करना। अच्छा ठीक है, अदिति अब मैं पहले खा लेती हूँ। मैम मुझे भी सेम ही लग रहा है, आपने बोला रिपीट नहीं करना, फिर सेम ही लग रहा है। अच्छा, शुभम अच्छा आप म्यूट करके बोलोगे, वैसे मन की बात है तो मैं पढ़ पाती नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा म्यूट करके बोलना पड़ेगा। सॉरी, उसके सामने मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पे एक गड्ढा है और उसे सामान इस साइड से उस साइड ले जाना है, तो उसने मैं भी ब्रिज वगैरह बनाए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शायद। ठीक है, शिवम आपको भी यही लग रहा है? हाँ मैम, मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है अब कि वो ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, मतलब ना, फिर उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके ठीक है, गुड गुड। और कौन है? उर्मेश। मैम बोला था मैंने कि अपनी नॉलेज को डेली डेली इकट्ठा करे, सीक्वेंस में रख रहा है। किसने नहीं बताया? अनामिका ने नहीं बताया है। हाँ जी अनामिका बताइए। मैम मुझे भी यही लग रहा है जो उन्होंने बोला। ओहो, दीक्षा यही लग रहा है, टिक कर दिया जाए? सेम लग रहा है? अरे पॉइंट्स चुरा लिया फिर तो सबने आपके, है ना, आपको बोलने ही नहीं दिया। चलो बिल्कुल ठीक है, जिनको ये लग रहा है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी है, बिल्कुल ठीक है। जिनको ये लग रहा है कि अपनी नॉलेज को इतना ज्यादा इकट्ठा करके रख लिया है, वो भी चीज ठीक है। ठीक है बिल्कुल भाई, हाँ, क्योंकि इस लेवल तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। इस लेवल तक हमारी नॉलेज इतनी सारी हो जाती है कि हमने उसको एक जगह हम इकट्ठा करके हम रख लेते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। बट द बेस्ट वे इज टू रिफ्लेक्ट इज, जो कि शुभम और शिवम ने बताया है कि क्या कर रहे हैं, नॉलेज तो बहुत सारी है बट ये उसको यूज भी कर रहे हैं। ये पर्सन है, इसको पता है कि ये वाला जो सामान है ना, इसको यहाँ तक ये पहुंचाना है कैसे ना कैसे करके, बट लेकिन यहाँ पर गड्ढा है। उसने अपने दिमाग का यूज किया कि कैसे किस चीज को मैं नीचे बिछाऊं कि ये पुल का काम करे,
और किस चीज को मैं ऊपर करूं जो मुझे वहां पर लेकर जाना है। हो सकता तो शायद इस चीज का ब्रिज बना सकता था, बट नहीं, इसको यही वाला सामान वहां पर लेके जाना है, तो इस चीज का पुल थोड़ी ना बनाएगा वो। सिंपल बात हो गई है, ठीक है। तो उसने स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से तैयार किया है इस सब चीज का। सभी के पॉइंट्स एकदम वैलिड है, सभी के ही पॉइंट्स एकदम वैलिड है। नॉलेज को इकट्ठा भी किया है, डीप अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, बट उस नॉलेज को फिर यूज भी किया। दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल। इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि इस व्यक्ति ने अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व किया है। सही बात है ना? चलो, प्रॉब्लम को खुद सोल्व किया है, प्रॉब्लम सेंट्रिक हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन फोकस रहा है वो लर्नर सेंटर्ड रहा है, यानी कि बच्चा खुद से तो कर रहा था सब कुछ चीजें, यानी कि ये हो गया हमारा लर्नर सेंटर्ड हो गया। हाईएस्ट थॉटफुल लेवल, बिल्कुल पता तो चल रहा है कि कैसे कैसे करना है मैनेज, यानी कि यहाँ पर विचार करने की जो शक्ति होगी, विचार करने का जो लेवल होगा वो हाईएस्ट बढ़ जाता है। टीचर इज सेकेंडरी हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि टीचर का प्राइमरी रोल ना होकर टीचर सेकेंडरी हो जाएगा। यानी कि बच्चा सारे काम खुद ही करेगा, बट जहां पर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी, सो टीचर विल बी गाइड, टीचर गाइड करेगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। ऑपरेट्स इन एन ओपन, हाँ जी शिवम। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो लर्नर सेंटर्ड है ना, इसको स्टूडेंट सेंटर्ड भी बोल सकते हैं हम। बिल्कुल बोल सकते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, बट लेकिन हाँ, इस लेवल पर जाकर ना जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, यहाँ पर आप लर्नर, हम ज्यादा वर्ड यूज करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शिक्षार्थी से बढ़कर ना, हम सिर्फ मतलब कि आप एक डिफरेंस समझो कि एक जो बच्चा है, मतलब अगर आप हमारे लेवल पर देखो ना, तो हमें बस ज्ञान लेना है, यानी कि हम बस ज्ञान, मतलब हम ज्ञान लेना चाहते हैं, तो अभी हम लर्नर हम ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्टूडेंट अभी हम थोड़ा सा कम हो चुके हैं। देखो, स्टूडेंट और लर्नर में फर्क सिर्फ इतना है कि लर्नर जो होगा ना, उसको जहां से भी ज्ञान मिलेगा वो हर तरीके का वो ज्ञान लेना ही चाहेगा, लर्नर हो गया। बट लेकिन स्टूडेंट जो होगा, कहीं ना कहीं नाम से ही थोड़ा सा आपका जो बोल सकते हो कि परसेप्शन जो रहेगा, वो कहीं ना कहीं वो स्कूल लेवल तक का आपको लगेगा, कॉलेज लेवल तक का आपको लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्टूडेंट हो या फिर आप लर्नर हो, तो कहीं ना कहीं अब आप बोलो कि हाँ, इस लेवल पर आके तो हम लर्नर है। क्यों? क्योंकि आप न्यूज भी सुनना चाहते हो, देश में क्या चल रहा है वो भी देखना चाहते हो, देहरादून में क्या चल रहा है वो भी देखना चाहते हो, खुद की लाइफ के बारे में आप देखना चाहते हो, ठीक है। एंड अभी आप सब योग के विषय से हो, तो आप तो अपने बारे में आप इतनी सारी चीजें आप जानना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं अभी आप स्टूडेंट से आप लर्नर की तरफ आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हो। बात का मतलब एक ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लर्नर फिर कहीं ना कहीं मतलब कि ये मेरा, मुझे मतलब कि मेरा एक परसेप्शन है कि लर्नर कहीं ना कहीं स्टूडेंट से आगे हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो, है ना? नहीं है ऐसा? चलो, वैसे बात एक ही है, लिख सकते हो। ओके, ऑपरेट्स इन एन ओपन, सिंपल सी भाषा है, यानी कि इसको ना ज्यादा वो स्ट्रक्चर्ड वगैरह समझ में नहीं आएंगे कि 9 बजे तुम स्कूल में आओ, 9 से 2 तक की तुम क्लास करो, पढ़ो, होमवर्क कर कर लेके आओ, फिर इतना तुम टेस्ट दो, नहीं, ये इस लेवल पर आके बच्चे इतना नहीं कर सकते। यहाँ पर बच्चों को चाहिए थोड़ी सी फ्रीडम, कि बच्चे का जब पढ़ने का मन हो, बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहता है बच्चा वैसे ही पढ़े, बच्चा ओपन रहना चाहता है। हमारा भी तो यही है ना, आप लोगों के ऊपर भी कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि नहीं ऐसे ही करना है। आपके पास में और भी ऑप्शंस थे, आप कहीं और से भी आप पढ़ सकते थे, या फिर आप सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते थे, बट आप ओपन हो ना, रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया आपको किसी ने भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, फोकस इज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग तो आप लोगों की बढ़ ही चुकी है, चिंतन करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लेते हो। रास्ते में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी तो आप रोने नहीं लग जाओगे, या अपने टीचर का फोन नहीं करोगे कि ये गाड़ी को कैसे ठीक करना है, ठीक है। खुद भी आप कर लेते हो कि अच्छा देखो कुछ पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया इसमें, या फिर खुद ही वो कुछ खोल खोल के देख ली। होता है ना ऐसा, घर में अगर कुछ ऐसा बल्ब खराब हुआ है तो एकदम से मतलब कि होता है कि अब ना किसी को बुलाते नहीं, हम पहले खुद ही चेक कर लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना इसका ये वाला स्विच है, फिर ये वाला जो प्लग है वो हिल गया, हम खुद देख लेते हैं अभी हम, ठीक है।